गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, इसराइल के द्वारा लेबनान के ऊपर बहुत ही बड़े अटैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि पिछले कुछ दिनों के अंदर हिजबुल्ला लीडर्स के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, जिसमें दो और हिजबुल्ला लीडर्स के मारे जाने की खबर हमारे सामने आई है। और भी अगर हम बात करें तो ऐसा देखा जा रहा है कि संडे की स्ट्राइक्स जो हुई उसमें लगभग 50 लोग यहाँ पे मारे गए, 12 लोग लगभग यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। एंड अकॉर्डिंगली इसराइल का ये कहना है कि कम से कम जो 20 मिलिटेंट्स है ना हिजबुल्ला के, उनको फ्राइडे की एयर स्ट्राइक के अंदर मारा गया है। तो देखो, काफी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। और बाकी चलो चलो और न्यूज की बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल न्यूज है तो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 30 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज विद रिगार्ड्स टू CDSCO। व्हाट इज CDSCO? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब आप पूछेंगे हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखो, CDSCO ने ना अभी एक अपनी लिस्ट जारी करी है। एक्चुअल में क्या होता है, CDSC के द्वारा यहाँ पर मंथली लिस्ट निकाली जाती है मेडिसिन की। वो मेडिसिन जो कहीं ना कहीं टेस्ट को फेल कर जाती हैं, मतलब वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करती। तो अभी इन्होंने ना NSQ अलर्ट भेजा है। व्हाट इज NSQ? नॉट ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब सही स्टैंडर्ड की वो दवाइयां नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर किसी क्वालिटी प्रॉपर स्टैंडर्ड की नहीं होती उसको बोलते हैं NSQ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना तो अलग अलग तरह की सब स्टैंडर्ड मेडिसिन हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन हो सकती है स्पूरियस। स्पूरियस होती हैं जो फेक होती हैं, नकली जो होती हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग पेंटॉप के बारे में जानते होंगे, ये सन फार्मा के द्वारा डेवलप करी जाती है। पर कई बार इसकी नकली मेडिसिन इसी तरह की मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। उसी तरह से टेलमीसाटन ये ग्लेनमार्क के द्वारा बनाई जाती है। इसके भी कुछ एक फेक प्रोडक्ट्स इसके यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। तो होता क्या है ना, यहाँ पर जो करेक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए वो होता भी है, कईयों में नहीं भी होता, पर वो एक्चुअल में सही मैन्युफैक्चरर से डेवलप नहीं करी गई होती, तो यानी कि वो फेक बनाई जाती हैं। जैसे होता नहीं कि आप लोग जैसे कई बार प्यूमा की जगह कोई और, ठीक है ना, उपमा कोई आप जूते पहन लेते हो, ठीक है ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे फेक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल सिमिलर देखने में लगते हैं पर सही मैन्युफैक्चरर के द्वारा नहीं बनाए जाते। वो आपको आपको एक तरह से आपके साथ झांसा किया जाता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, एक होती है NSQ जो मैंने आपको बताया ही, पुअर क्वालिटी ड्रग्स होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, या तो फॉल्टी डिस्क्रिप्शन होती हैं, प्रॉपरली या तो डिसॉल्व नहीं होती, या फिर इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपकी बीमारी सही करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हो सकता है कि उसके अंदर ना ही हो या उसमें कम मात्रा में हो। तो इस वजह से ये पेशेंट को हार्म तो नहीं करती, पर जो सिचुएशन थी उसको ट्रीट भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट उतना है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेटफॉर्मिन है, इसने डिसोल्यूशन टेस्ट को फेल कर दिया एंड इसको यहाँ पर अब उस तरह से काम नहीं करती जैसा लोगों ने सोचा था। इसके अलावा एक ड्रग्स होती हैं अडल्टरेटेड। अडल्टरेटेड मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ हार्मफुल डाला गया है। जैसे आपका दूध होता है ना अडल्टरेटेड, कुछ गलत चीज उसमें डाली जाती है, उसी तरह से यहाँ पर कुछ हार्मफुल कंटेमिनेंट अगर आपकी मेडिसिन के अंदर होते हैं तो उनको बोलते हैं अडल्टरेटेड ड्रग्स। इससे एक इंसान को नुकसान होता है, उसकी बॉडी को नुकसान होता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे CDSQ के जो NSQ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो यहाँ पर एक लिस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो सेंटर और स्टेट रेगुलेटर इस तरह से सैंपल्स कलेक्ट करते रहते हैं मार्केट से एंड अकॉर्डिंगली उनको टेस्ट करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर। इन क्वालिटी चेक्स का पर्पस यही रहता है कि एक तो पब्लिक को इन्फॉर्म किया जा पाए कि भाई ये वाले ड्रग्स सही हैं, ये वाले ड्रग्स खराब हैं और प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, ये सारी चीज चेक करते रहते हैं। प्लस एट द सेम टाइम आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनको भी पता लगता रहता है कि भाई सरकार हमारी निगरानी कर रही है, सरकार हमारी जो मेडिसिन बनाई हुई है ना उनको देख रही है, तो हमें कोई क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी बात करें CDSCO की ही, तो CDSCO इंश्योर करता है कि आपके जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेफ्टी, उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी क्वालिटी यहाँ पर बनी रहे। किसी नई ड्रग को अप्रूवल देना हो, ठीक है ना, या फिर उनके स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करना हो, और ये आपके जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनको ऊपर से देखना हो, वो सारे काम आपके सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है, वही यहाँ पे सारे यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा आपके स्टेट रेगुलेटर के साथ कनेक्ट करना, उनके साथ कोलैबोरेट करना, लाइसेंसिंग हो गया, ठीक है, लाइसेंस वगैरह देना, आपके ब्लड प्रोडक्ट्स हो गया, वैक्सीन हो गया, इन सब के लिए
या फिर कुछ और एडवाइसेस वगैरह देना, ये सारे के सारे जो काम होते हैं ये आपका CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ये क्या मुद्दा है? देखो, इंडियन आर्मी के द्वारा ना अपनी आर्टिलरी को यहाँ पे मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसी में एक पार्ट है पिनाका रॉकेट। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में देखना, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर आपको कितने यहाँ पर लॉन्चर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, आप नोटिस कर पा रहे हो 6 इधर हैं और 6 इस वाली साइड है। ये देखो ना, 1 2 3 नीचे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक्चुअल में पिनाका क्या है? पिनाका से ना आप 12 रॉकेट्स फायर कर सकते हो। ये 6 इस साइड है, 6 इस साइड है, और विद इन 44 सेकेंड्स आप 12 फायर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 12 एक ही जगह पे जाएंगे, नहीं। इनके जो अलग अलग जो रेंज हो सकती है ना 12 की 12 की, वो अलग अलग हो सकती हैं। आप मल्टीपल रॉकेट्स डिफरेंट रेंज डिफरेंट वॉरहेड के साथ एक ही प्लेटफॉर्म से फायर कर सकते हो। तो मान लो अगर आपको इस तरह से आपको 12 रॉकेट्स फायर करने हैं ना 44 सेकेंड्स के अंदर, और अलग अलग जगह गिरने वाले होंगे, अलग अलग वॉरहेड होंगे उनके ऊपर, तो पिनाका वहां पे हमारी मदद कर देगा। तो बहुत ही इफेक्टिव है कि बहुत कम समय के अंदर 12 रॉकेट्स को यहाँ पे ये फायर करने के अंदर कैपेबल है। इसी को हम क्या बोलते हैं? MLRS, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। अब इंडिया के पास क्या है? इंडिया पिनाका सिस्टम। उसी तरह से एक रशियन सिस्टम है, रशियन ग्रैड। अमेरिका के पास है हिम ARS, ये है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। अब इंडिया के पास ना अगर हम बात करें, डिफरेंट डिफरेंट इसके वर्जन्स हैं आपके पिनाका के। एक था मार्क 1 वर्जन, ठीक है ना, इसकी जो रेंज थी अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर थी। पिनाका MK1 इनहेंस्ड की रेंज थोड़ी सी बढ़ गई, 60 किलोमीटर होगी। MK2 की जो रेंज है वो लगभग 90 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाती है। अब जो हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं पिनाका MK3 रॉकेट लॉन्चर, इसके 2 वेरिएंट होंगे। पहले वेरिएंट की जो रेंज होगी वो 120 के आसपास किलोमीटर के आसपास होगी, और जो इसके सब्सिक्वेंट वेरिएंट बनेंगे हम उसमें एक्सपेक्ट करेंगे जो रेंज होगी ना वो 300 किलोमीटर तक हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हमारी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। अब तो रेंज भी इसकी इंक्रीज होने वाली है। आप नोटिस करोगे इसको DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था लेट 1980s के अंदर। मतलब उस समय ये बनाया गया था मार्क 1, मतलब उस समय बनाना स्टार्ट किया था। एंड अकॉर्डिंगली जब 1999 का कारगिल वॉर हुआ तो वहां पर इसको सक्सेसफुली डिप्लॉय भी किया गया। दरअसल में ये एक तरह का ऑल्टरनेटिव ही है, जो रशियन ग्रैड की मैं बात कर रहा था उसका ही ऑल्टरनेटिव की तरह यहाँ पे DRDO ने इसको यहाँ पे बनाया था। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे पिनाका के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। अगला टॉपिक हमारा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के रिगार्डिंग। देखो पहली बात तो ये कि जब हम बात करते हैं ना ग्लोबल इनोवेशन की, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं 21st सेंचुरी की, तो इनोवेशन के बिना तो 21st सेंचुरी में आगे ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को निकाला जाता है WIPO के द्वारा। वीपो आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्कशंस और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपका कुछ भी हो गया, आपका पेटेंट, आपका कॉपीराइट, आपका ट्रेडमार्क, ठीक है ना, इनमें से कोई भी चीज़ है जो आपका, और अन्य जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपका GI टैग हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ों के रिगार्डिंग ये डिस्कशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसको 1967 के अंदर फाउंड किया गया था। एंड इसका फोकस यही है कि दुनिया भर में एक प्रॉपर IP सिस्टम हो, ताकि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बढ़ती रहे। क्योंकि अगर आप मान लो आपने यार कुछ इनोवेशन कर भी दिया और आपको प्रॉपर उसका पेटेंट नहीं मिला, या फिर कॉपीराइट जैसी चीजें वायलेट हो रही हैं, तो सामने वाला बंदा फिर ना इनोवेशन करने से रोकेगा। वो सोचेगा यार मैं क्यों ही इनोवेशन कर रहा हूँ, इनोवेशन के ऊपर खर्चा मैंने ही किया, मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, बट इन दी एंड जो बेनिफिट हुआ वो बेनिफिट किसी और को ही चला गया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे ध्यान रखें। एक किसी के इंसान की दिमाग की वो प्रॉपर्टी है, उसका यहाँ पे हम उसको प्रॉपर कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। अगर ये सब नहीं मिलेगा तो इनोवेशन रुक जाएगा। तो कोशिश यहाँ पे इसी की होती है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को रैंक किया जाए। तो वीपो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज को रैंक करता है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का रैंक 2024 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर आया है 39। अब ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर हम अपने आप को 9 साल पहले कंपैरिजन करें तो हम थे 81st रैंक के ऊपर, और हमने इस तरह से इंप्रूव करते हुए ना हम 39 तक पहुंच गए हैं। तो बड़ी ही अच्छी हमने यहाँ पे जंप लगाई है 42 पोजीशंस की ओवर द लास्ट 9 ईयर्स। कुछ और बातें अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज को यहाँ पे रैंकिंग दी गई है, टोटल 38 ऐसी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज को यहाँ पे रैंकिंग दी गई है, उनमें हम सबसे टॉप पे हैं। यानी कि लोअर मिडिल इनकम के इकोनॉमीज के अंदर ना इंडिया सबसे बढ़िया लेवल के ऊपर इनोवेशन कर रहा है। तो एक तरह से हम लीडर हैं इनोवेशन के अमंग द डेवलपिंग नेशंस। बाकी इस पर्टिकुलर इंडेक्स की और आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है ना, तो वीपो मैंने आपको बता ही दिया। तो
सेंट्रल एंड सदर्न एशिया के अंदर जो टॉप 10 इकोनॉमीज है उनमें इंडिया पहले नंबर के ऊपर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वीपो क्लस्टर रैंकिंग है उनमें इंडिया चौथे नंबर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें ना दुनिया के टॉप 100 ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स की, तो वहां पर हमारे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, ये चारों सिटीज उसका 100 की लिस्ट के अंदर आती हैं, जो अपने आप में काफी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है ना, आपके पेटेंट, आपके ट्रेडमार्क जहां पे क्रूशियल होते हैं, उनमें इंडिया 7th रैंक इंडिया का आया है इन इनटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो इससे क्या इंडिया के क्या कारण रहे हैं? अगर हम बात करें, इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने अच्छा काम किया है, इंडिया में बहुत सारे इनोवेटर्स ने अच्छा काम किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमारा फोकस कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। एंड एक ना इन्वायरमेंट भी बना है जो कि इनोवेशन के लिए बहुत कंड्यूसिव है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार के इतने सारे एफर्ट्स आते हैं, नीति आयोग बहुत सारे एफर्ट्स लेता है, ठीक है, इंक्यूबेशन सेंटर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, हमारे जैसे आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स वगैरह हो गया, जहां पर स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं ताकि और इनोवेशन से इनोवेशन हो। हम अपने अलग अलग कॉलेजेस के अंदर इनोवेशन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। वही सब फैक्टर्स बनते हैं कि एक तरह से आज के समय इंडिया इनोवेशन के अंदर काफी अच्छा कर रहा है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है बीआईटी के बारे में, ठीक है। बीआईटी इज बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है बीआईटी? देखो बीआईटी कुछ नहीं है, एक तरह का अग्रीमेंट है। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो गया ना बाइलेटरल, तो दो देशों की बात होगी, ये कंट्री 1, ये कंट्री 2, इन दोनों देशों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जिसके माध्यम से कोशिश ये करी जा रही है कि जो इन्वेस्टमेंट है आपस में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री और दूसरी कंट्री से पहली कंट्री में, उस इन्वेस्टमेंट को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं एंड कैसे उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर इन्वेस्टर को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है, तो वो इन्वेस्ट करने से थोड़ा डरेंगे। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनकी इन्वेस्टमेंट का कल को क्या दिक्कत आएगी। तो यहां पर ना, जब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके माध्यम से दो देश आपस में एक दूसरे की इन्वेस्टमेंट को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। भारत ने अलग अलग कंट्रीज के साथ ओवर द टाइम्स बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज करी हैं। 1990s में हमने यूके के साथ करी थी, पर बहुत सारे कंसर्न्स आए हैं ओवर द टाइम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर इंडिया वापस कोशिश कर रहा है कंट्री से कनेक्ट करने की। तो अभी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन किया गया है इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके माध्यम से क्या होगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टर के साथ नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर से आए हो तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा एंड सारी सुविधाएं उनको यहाँ पे प्राप्त होंगी। अगर मान लो कुछ कुछ समस्या आ जाती है, कुछ डिस्प्यूट आ जाता है, तो उस समय हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट फोरम होगा वाया आर्बिट्रेशन की उस पर्टिकुलर मसले को, उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को यहाँ पे सुलझाया जा पाए। इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर, और कुछ लॉस होता है तो कंपनसेशन वगैरह, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। बीआईटी के माध्यम से क्या होता है? इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ता है, ठीक है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है ताकि इन्वेस्टमेंट अच्छे से आ पाए एंड अकॉर्डिंगली दोनों कंट्रीज को यहाँ पे बेनिफिट देखने को इससे मिल जाता है। अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में लगभग $750 मिलियन का ट्रेड हर साल होता है, और हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आने वाले सालों के अंदर ये ट्रेड और भी बढ़ता रहे और भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। अब इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में काफी अच्छे रिश्ते हैं, जैसा कि आप नोटिस कर पाओगे। जैसे एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एक डस्ट लिक के नाम से, ठीक है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। बाकी अगर हम बात करें यूएन और एससीओ की बात करें, तो डेफिनेटली दोनों कंट्रीज के मेंबर हैं। उज्बेकिस्तान G20 का मेंबर तो नहीं है, पर G20 के अंदर कॉपरेशन काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इवन अगर मैं बात करूँ ना ब्रिक्स की, ब्रिक्स में भी उज्बेकिस्तान मेंबर तो नहीं है, बट ब्रिक्स में भी पार्टिसिपेशन के लिए उज्बेकिस्तान का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वहां पर भी कोलैबोरेशन के काफी चांसेस देखने को मिल जाते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूं ट्रेड रिलेशन में, मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल से काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एंड इसके अलावा इंडिया सेंट्रल एशिया फ्रेमवर्क है, ठीक है, वहां पर एंगेजमेंट होती है। इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग हो गया, एंड अकॉर्डिंगली जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल, यहाँ पर भी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में काफी रिश्ते और एंगेजमेंट्स यहाँ पे बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू फिनलैंड, ठीक है, आईआर का एक टॉपिक है। एक्चुअल में अभी क्या हुआ है ना, फिनलैंड ने ये अनाउंस किया है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटो बेस यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि रशिया के ईस्टर्न बॉर्डर से लगभग 200 किलोमीटर से भी कम होगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे ना फिनलैंड की जरा लोकेशन को आप समझने की कोशिश करना, ये रहा फिनलैंड, और आप नोटिस कर पाओगे ये फिनलैंड, यहाँ पे ये पूरा बॉर्डर आपका रशिया के साथ टच कर रहा है,
ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ना रशिया के बिल्कुल बॉर्डर से 200 किलोमीटर पास में ही नेटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस होगा। तो पहले एक काम करते हैं, फिनलैंड को थोड़ा यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो फिनलैंड आपकी नॉर्डिक कंट्री है, आप सब लोग जानते ही होंगे, जो कि आपके नदर्न यूरोप में आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसकी एक बॉर्डर तो मैंने आपको बताया कि रशिया के साथ टच होती है। ऊपर वाली साइड ना, ये वाला जो रीजन है, ये दरअसल में नॉर्वे का देश है। ठीक है, तो फिनलैंड के टॉप मोस्ट आपका नदर्न साइड के ऊपर नॉर्वे आ जाएगा, एंड इस साइड के ऊपर इसका बॉर्डर टच होता है आपका स्वीडन के साथ। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज थी, नॉर्वे, स्वीडन और आपका रशिया, जिनके साथ ये बॉर्डर टच करता है। यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस करना, यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको गल्फ्स देखने को मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये वाला पूरा का पूरा जो रीजन की बात कर रहा हूँ ना, दिस इज गल्फ ऑफ बॉथनिया। आपने अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ा भी होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपने इसको पढ़ा भी होगा। और सदर्न साइड के अंदर यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड देखने को मिल जाती है। राइट, इंपॉर्टेंट बात आपको कुछ एक दो और यहाँ पे नोटिस करना होगा। यहाँ पर ना जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये एक छोटी सी आपको एक टेरिटरी है जिसका नाम है अलांड आइलैंड्स। ये अलांड आइलैंड्स जो है ना, ये दरअसल में फिनलैंड का ही आपकी ऑटोनोमस टेरिटरी आपको देखने को मिल जाती है। और फिनलैंड की हिस्ट्री भी अगर आप नोटिस करोगे, फिनलैंड को जो दरअसल में आज़ादी मिली थी ना, वो आपकी रशियन एम्पायर से ही मिली थी। 1917 का आपका रशियन रेवोल्यूशन आपको पता होगा, ठीक है ना। तो उस टाइम का ही 1917 की बात है, उस समय फिनलैंड को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिली थी रशियन एम्पायर से। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। बाकी इसकी ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, बहुत सारी लेक्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1,88,000 लेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। 70% से ज़्यादा इसका जो लैंड एरिया है वो फॉरेस्ट में कवर्ड देखने को मिलता है। बाकी इस कंट्री का जो नॉर्दर्न पार्ट है, लेफ्ट, वहाँ पर काफ़ी सारे हिली टेरेन्स और माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं। हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, और ये जो आइलैंड्स हैं इनका भी मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया। बाकी दोस्तों बात करें नेटो की, तो नेटो आप जानते होंगे 1949 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। एक ट्रीटी हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स आपको बेल्जियम ब्रसल्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आज के समय इसके 32 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली इनका काम ये रहता है, जो आपका आर्टिकल 5 है इस पर्टिकुलर ट्रीटी का, वो यही बात करता है कि अटैक अगेंस्ट वन इज कंसिडर्ड एज अटैक अगेंस्ट ऑल। तो यानी कि अगर किसी एक देश के अगेंस्ट अटैक हुआ, ऐसा माना जाएगा कि इन 32 के 32 देशों के ऊपर अटैक हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वो सारे फिर वापस उस कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर तो आप जानते होंगे यूएस से ही है। तो अगर कोई और कंट्री बाकी कंट्रीज पे अटैक करती है, तो ऐसा माना जाएगा कि यूएस से भी उस युद्ध के अंदर कूद जाएगा, एंड फिर वो भी प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। तो नए जो कंट्रीज इसमें ऐड हुए हैं, उनमें डेफिनेटली आपका फिनलैंड भी देखने को मिल जाएगा, और स्वीडन भी यहाँ पे रिसेंटली ही ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे नेटो के बारे में जो आपको पता होने चाहिए थे। तो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक लिंक बन जाता है, एंड जो उस समय सोवियत यूनियन होता था, ठीक है, वो काफ़ी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था, उस थ्रेट को कहीं ना कहीं रोकने के लिए भी नेटो का यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। राइट दोस्तों, एक ना मैंने आप लोगों के साथ हे फ्लिक लिमिट के कुछ टाइम पहले डिस्कशन किया था, ये बार बार न्यूज़ में आता रहता है, और मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसके रिगार्डिंग। देखो, जब हम बात करते हैं ना आपके सेल्स की, तो आप जानते होंगे सोमैटिक सेल्स के बारे में। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? आपके नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। और आप जानते होंगे सेल्स आपके डिवाइड भी करते हैं, पर एक सेल्स का डिवाइड करने की एक लिमिट होती है, कि एक लेवल के बाद जाके ये डिवाइड नहीं करेंगे, और वो लिमिट होती है लगभग 40 से 60 बार। मतलब मैक्सिमम आपकी जो सेल डिवीजन हो रही है ना, ये 40 से 60 बार होती है, उसके बाद ये जाके सेल डिवीजन आपकी रुक जाती है। अब क्योंकि सेल डिवीजन रुक चुकी है, इससे कहीं ना कहीं आपको आता है क्या? बुढ़ापा। इससे आपकी आती है एजिंग, एंड अकॉर्डिंगली एक इंसान की एज बढ़ती रहती है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, अकॉर्डिंगली सेल डिवीजन रुकता रहता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर एक टाइम के बाद उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो एक जो बायोमेडिकल रिसर्चर है लेonard हेफ्लिक, उन्होंने यहाँ पर ये नोटिस किया, एंड ये पाया कि क्योंकि सेल डिवीजन एक सर्टेन लिमिट तक ही हो सकता है, तो एक इंसान जो मैक्सिमम जी सकता है ना, वो उन्होंने बताया कि 125 साल ही जी सकता है। बाकी और पर्टिकुलर एनिमल्स के ऊपर भी उन्होंने यहाँ पे अलग अलग टेस्ट किए, पर ये मीनिंग होता है हेफ्लिक लिमिट का, कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट जहां तक एक पर्टिकुलर जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे आपके सोमैटिक सेल्स, एंड उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने बताया कि मैक्सिमम 125 साल तक ही एक इंसान जी सकता है। तो ये जो मैंने आपको उस दिन होमवर्क दिया था ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल डिवीजन इन नॉर्मल सोमैटिक सेल। इसी को यहाँ पे हम बोलते हैं हेफ्लिक लिमिट, जिसके माध्यम से एक इंडिविजुअल की मैक्सिमम एज हम बता सकते हैं। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में। देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि देखो सरकार ना यहाँ पर काफी अच्छा काम कर रही है। अगर हम नोटिस करेंगे ना, पहले हमने ये टारगेट लिया था कि 2030 तक ना हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे। ये टारगेट लिया गया था,
पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नहीं भाई 2030 तो बहुत लेट है। उन्होंने बोला हम इसको 2025 तक ही अचीव करेंगे। तो एक्चुअल में ना आप लोगों ने सुना होगा E20 by 25। इसका मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि 20% एथनॉल ब्लेंडिंग को हम अचीव कर पाएं 2025 तक। तो ये जो बात कर रहा है कि 15% ब्लेंडिंग अचीव करनी है 2025-26 तक, नहीं, ये हमें 20% यहाँ पे अचीव करनी है। तो पहला तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अब दूसरा मुद्दा पता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब हम बात करता हूँ आपके शुगर की, ठीक है, जब हम गन्ने की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, तो शुगर से भी डेफिनेटली हम उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मोलासिस हो गया, राइट, उनसे हम यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। पर दिक्कत पता क्या आती है, जब हम बात करते हैं ना शुगर केन की, तो शुगर केन में तो बहुत सारा कुछ चाहिए होता है, बहुत सारा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। एंड अकॉर्डिंगली शुगर केन के कल्टीवेशन हम अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम बाकी चीज़ों से हटा के हमारा पूरा फोकस शुगर के ऊपर हो चुका है। तो इरिगेशन वाटर, क्योंकि शुगर अपने आप में बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो कुछ एक हम यहाँ पे ना शुगर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि इतना ज़्यादा भी हम शुगर केन प्रोडक्शन ना करें, क्योंकि देखो इससे फिर दिक्कत आ जाएगी। पानी कहाँ से है, हमारे पास इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ है ना, हमारा जो फोकस है अब वो ये है कि आप ना शुगर केन की बजाय अब हम जो ग्रेन वेस्ट वाली एंटिटीज है ना, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। जैसे आपका मेज वगैरह हो गया। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें 2019 से लेकर 23 की, तो उस समय जो 5 साल के अंदर ना जो शुगर केन बेस्ड डिस्टिलरीज थी, वहीं से ज्यादा प्रोडक्शन था। अब इतना ज्यादा प्रोडक्शन पिछले 5 साल में देखने को मिला है। अब हमारा माथा ठनक गया है। अब हमने सोचा यार वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उससे हम इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बात गलत है। पिछले 5 साल में हुआ जो हुआ, बात समझ गया कि शुगर केन बेस्ड डिस्टिलरीज ने ज्यादा आपका प्रोडक्शन किया इथेनॉल का। अब हम ऐसा फ्यूचर में नहीं चाहते, तो कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। बट आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आने वाले समय में हमारी जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज होगी जैसे मेज हो गया, उनको हम और कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट करवाएं, ताकि इंश्योर ये करें कि इथेनॉल ब्लेंडिंग भी चलती रहे, प्लस एट द सेम टाइम शुगर के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको हम यहाँ पे रोक पाएं। तो दरअसल में दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली विल बी द राइट आंसर। आ जाते हैं अपने आज के एमसीक्यूज के ऊपर। देखो पहला आपको जो होमवर्क मैंने एमसीक्यू में दिया है ना, वो है आपका विद रिगार्ड्स टू जीएसटी काउंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी पूछे हुए हैं, मेंस में भी पूछे हुए हैं। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं ही करने चाहिए। दूसरा आपके सामने होमवर्क है विद रिगार्ड्स टू आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। मेंस में यूपीएससी ने आफ्स्पा के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट डेफिनेटली प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार ट्राई कीजिएगा एंड मुझे इसका आंसर बताओ कि इनमें से सही आंसर इसका क्या होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो आज का आपका ट्रू फॉल्स के सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं। इनको आप अच्छे से पढ़िएगा एंड बताइएगा कि इनमें से सही आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सैटरडे मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक था ग्लोब नेटवर्क के बारे में। तो हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, तो ये दरअसल में यूनेस्को फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं, ये आपके G20 फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती है। तो ये पहला आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। चंबल रिवर की दोस्तों बात करें, तो यहाँ पर आपका जो ये हीराकुड डैम, एक्चुअल में हीराकुड डैम जो है ना आपका, वो महानदी रिवर के ऊपर है, ना कि चंबल नदी के ऊपर। तो ये बात अपने आप में ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। वेम्बनाड लेक केरला की सबसे लार्जेस्ट लेक है एंड इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। परम रुद्रा बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है आपका सुपर कंप्यूटर। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।